Good morning to all of you, my children and my dear friends। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि कल हम अपनी वीडियो लेकर आएंगे, तो हम आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और अपना जो टॉपिक है उसको लेते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेडर्स हु अटैक्ड इंडिया, वे विदेशी आक्रमणकारी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो चलिए अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फारसी ईरानी आक्रमण। फारसी ईरानी आक्रमण। तो पहला जो फारसी ईरानी आक्रमण हुआ था वो हमारा 518 से लेकर 535 के बीच में हुआ, जो कि ईसा पूर्व के समय को दिखाता है। डारियस प्रथम, या इसको इंग्लिश में कहते हैं डैरियस फर्स्ट, ने उत्तर पश्चिम हिस्सों पर आक्रमण किया था। किन हिस्सों पर? उत्तर पश्चिम हिस्सों पर आक्रमण किया। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ये यूनानी आक्रमणकारी थे, ये यूनान से थे। इन्होंने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। ये मैसिडोनिया के राजा थे। ही वॉज द किंग ऑफ मैसिडोनिया। और उन्होंने इंडिया में 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया। उस समय भारत के अंदर एक राजा थे जिनका नाम था पोरुष, और इंग्लिश में उनको पुरु कहा जाता है। तो इन दोनों का युद्ध एक नदी के किनारे हुआ। उस नदी को कहा जाता है झेलम, जो कि कश्मीर के इलाकों में पड़ती है। तो यहाँ पर जो युद्ध हुआ है वो सिकंदर और पोरुष के बीच में हुआ है, वो भी झेलम नदी के किनारे। तो इस युद्ध को दूसरे नाम से भी जानते हैं, बैटल ऑफ हेडेस्पीस। बैटल ऑफ हेडेस्पीस के नाम से भी हम जानते हैं। तो हेडेस्पीस की स्पेलिंग हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, HYDASPES। तो हेडेस्पीस, तो इसे बैटल ऑफ द हेस्पेडिस भी कहा जाता है, जो युद्ध सिकंदर और पोरुष के बीच में हुआ था। विच बैटल fought between Alexander and Puru is called Hydaspes. It was fought on the bank of the river Jhelum. नेक्स्ट चलिएगा, अब हमारा अगला टॉपिक है इंडो ग्रीक आक्रमण। इंडो ग्रीक आक्रमण, ये जो आक्रमण था ये हुआ था हमारा 180 यानी 180 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में। इसका जो नेतृत्व किया था, लीड किया था, डिमेट्रियस ने किया था, और इसने इंडो ग्रीक शासकों ने आक्रमण किया। तो अगला जो टॉपिक है हमारा है हुन आक्रमण। हुन आक्रमण, ये जो आक्रमण हुआ था 458 एडी का मतलब कि ईस्वी में, मतलब कि जब ईसा मसीह का जन्म हो चुका था। इनको हम हुन या वाइट हंस के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने जब आक्रमण किया था उस समय भारत पर गुप्त यानी कि गुप्त जो वंश था उसका शासन चल रहा था। तो ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण मीन्स मुस्लिम आक्रमण। तो यहाँ पर देखते हैं महमूद गजनबी का जो आक्रमण हुआ था वो 1000 यानी कि 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक यानी कि एडी तक हुआ। अब इसमें इतने ही समय में उसने भारत पर करीब 17 बार आक्रमण किया।
17 टाइम्स, 17 बार आक्रमण किया। और हर आक्रमण में उसने जो सोमनाथ मंदिर है, जो उसे शिव का मंदिर कहते हैं, उसमें लूटपाट की। तो नेक्स्ट है जो हमारा टॉपिक वो है मोहम्मद गोरी। ये भी एक तुर्क आक्रमणकारी था। इसने भी भारत पर 1191 से लेकर 1192 के बीच में 2 बार भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान थे वो राज करते थे। और जो ये युद्ध हुआ वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। पहले युद्ध में जो कि 1191 यानी 1191 में हुआ, इसमें जो हमारे चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान, वो जीत गए थे। लेकिन फिर बाद में इन्होंने दोबारा से अटैक किया मोहम्मद गोरी ने, और फिर इस वाले युद्ध में वो जीत गए। तो उसके बाद हमारा जो युद्ध था, ये मोहम्मद गोरी का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को हम तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं। तराइन का युद्ध, ये तराइन का युद्ध जो हुआ था, ये 2 युद्ध 1191 और 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़े गए। और इसका जो तीसरा युद्ध था, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 और 1216 ईस्वी के बीच में लड़ा गया। और ये जो इस वक्त युद्ध हुआ, ये इल्तुतमिश और जो गजनी एक जगह है, तो उसके शासक के बीच में, जो उसका नाम था ताजुद्दीन, उनके बीच में ये लड़ा गया। तो अगला जो हम अपना टॉपिक देखते हैं कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण। अब हम बात देखते हैं इसमें कि जो हमारा भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 636 एडी में मुंबई के निकट थाने में हुआ था। क्योंकि यह क्षेत्र जो आता था राजा दाहिर के अधिकार में आता था। इसके बाद 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। और ये पहला मुस्लिम आक्रमण था जो कि सफल हुआ था। इससे पहले भी कई बार आक्रमण हो चुके थे। इसमें जो राजा दाहिर थे वो हार गए थे। और इससे पहले भी अगर हम देखें तो 711 यानी 711, इसमें भी एक युद्ध हुआ जो उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ, लेकिन वह असफल रहा। और यह भी राजा दाहिर के साथ ही हुआ। तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण, तो मंगोल जो थे, इनके जो हेड थे वो यहाँ पर थे चंगेज खान। चंगेज खान, अब देख लीजिएगा जो ये मंगोल है, ये मंगोल शब्द से अगर आप हमारे इंडिया के जो मुग़ल लोग होते हैं उन्हीं से इनका नाम जुड़ा हुआ है। चलिए इसमें हमारा जो टाइम है 1221 यानी 1221, 1327 एडी का ये हम समय देखते हैं। तो चंगेज खान ने सिंधु नदी तक आक्रमण किया। कहाँ तक किया? सिंधु नदी तक आक्रमण किया। इसे आज हम इंडस के नाम से भी जानते हैं अपनी किताबों में। तो इस नदी पर आक्रमण किया, लेकिन आज हम इसको सिंधु के ही नाम से जानते हैं, कि पहले इसका नाम क्या था? इंडस। तो चलिए बाद में क्या हुआ, बाद में कई बार मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर हमले किए। तो जो यहाँ पर मंगोल आक्रमण कब कब हुए? 1221 से लेकर 1327 एडी तक, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद तक यहाँ पर आक्रमण हुए। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश उस समय दिल्ली सल्तनत के राजा थे। तो अब यहाँ पर हम आगे अगला टॉपिक देखते हैं, इसमें रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान अपने आप में एक शख्सियत थी, एक पावर थी। अब यहाँ पर जो रजिया सुल्तान है
वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। शी इज़ द डॉटर ऑफ किंग और सुल्तान इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1205 यानी 1205 में हुआ था। उसके बाद 10 नवंबर यानी 10 नवंबर 1236 यानी 1236 को रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी और इन्होंने केवल 4 साल तक ही दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम महिला थी जिन्होंने भारत पर शासन किया। तो की जो शादी थी वो अल्तुनिया से हुई। किससे हुई? अल्तुनिया से हुई। लेकिन जिसको बाद में मार दिया गया, किसके द्वारा मारा गया? जो इसके चचेरे यानी कि आप कह सकते हैं जो इसके भाई थे उनके द्वारा इनको मारा गया। इनके भाई का नाम था मुइजुद्दीन। क्या था नाम उनका? मुइजुद्दीन था, जो कि इनके भाई थे। चचेरे भाई कह सकते हैं आप। तो इनके ये चचेरे भाई थे और उस समय वहाँ पर बलबन के द्वारा बनाई गई एक संस्था थी जिसको कहते थे तुर्कान ए चहलगानी। क्या कहते थे उसको? तुर्कान ए चहलगानी। इसमें क्या था कि तुर्क सरदारों का एक समूह बनाया गया था। इसमें जितने भी पावरफुल सरदार थे उनको यहाँ पर एक समूह में संगठित किया गया था। तो जो मुइजुद्दीन बहरम शाह थे, इनके सौतेले भाई, तो उन्होंने तुर्क सरदारों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र के अनुसार उन्होंने कैथल में एक युद्ध हुआ जिसमें उन्होंने अल्तुनिया को मार दिया। लेकिन अब बात यह आती थी कि जो रजिया सुल्तान थी इसकी अपनी एक निकटता थी एक उसके गुलाम के साथ जिसका नाम था याकूत। याकूत उनका एक गुलाम था जो इनकी हमेशा पैरवी करता था और साथ में इनकी हेल्प भी करता था। तो इन चहलगानों को ये बात पसंद नहीं आई। फिर बाद में किसी तरीके से इन्होंने रजिया सुल्तान को भी मार दिया और उसकी हत्या कर दी। तो चलिए अब देखते हैं, अगला है मुग़ल आक्रमण। तो सबसे पहला मुग़ल आक्रमण भारत में 1526 ईस्वी यानी कि 1526 एडी में हुआ। तो ये फर्स्ट जो आक्रमण करने वाले हैं यहाँ पर कौन है? बाबर हैं। बाबर ने पहली बार इंडिया में आक्रमण किया। उस समय इब्राहिम लोदी यहाँ पर गद्दी पर बैठे हुए थे जो कि पानीपत इलाके में पड़ता था। तो जो ये यहाँ पर युद्ध हुआ, पानीपत का पहला युद्ध भारत के अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। तारीख जो है हमारी है 1526 ईस्वी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो दूसरा युद्ध था पानीपत का, ये पानीपत का युद्ध 5 नवंबर 1556 यानी कि 5 नवंबर 1556 1556 एडी यानी ईस्वी में हुआ। और ये जो दूसरा युद्ध था ये हुआ था अकबर के एक संरक्षक थे। मतलब कि जब जो अकबर थे ये उम्र में काफ़ी छोटे थे तो इनकी देख रेख करने वाले थे बैरम खां। तो इन्होंने इनकी सेना का नेतृत्व किया और इनका जो युद्ध हुआ वो हेमू के बीच में हुआ। इसको हेमू को कहते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू का पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा तीसरा पानीपत का युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध है वह हुआ था हमारा मराठों के बीच में। किस किस के बीच में? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ।
दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1526 ईस्वी अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमचंद्र यानी हेमचंद्र के बीच में हुआ। और तीसरा युद्ध जो हुआ है हमारा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। और ये जो युद्ध हुआ था हमारा 1726 ईस्वी में। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उससे आगे बढ़ने से पहले फिर से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमारे अंदर वीडियो बनाने की हिम्मत आती है और हम बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो कंटेंट होता है फिर हम उसमें किसी न किसी तरीके से इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है नादिर शाह। नादिर शाह हमारे एक मुग़ल शासक थे। नहीं, सॉरी, ये मुग़ल शासक नहीं हैं, ये हमारे ईरान के शासक हैं। और ये ईरान के शासक थे। तो ये इन्होंने भारत पर आक्रमण किया है 1739 में। 1739 1739 यानी 1739 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत में मुग़लों का शासन था। तो उस समय जो शासन करने वाले मुग़ल थे उनका नाम था मोहम्मद शाह। तो उन्होंने मोहम्मद शाह के साथ युद्ध किया और उनको हराया। उस समय यहाँ पर मयूर सिंहासन एक फेमस सिंहासन रहा है और एक कोहिनूर एक डायमंड था जो यहाँ पर विशेष था। ये इन दोनों को यहाँ से लूटकर विदेश ले गया यानी ईरान ले गया। तो अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यह पहली भारतीय मुस्लिम महिला शासक थी जिन्होंने भारत में 1236 यानी कि 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया, रूल्ड किया। तो और यहाँ पर जो पानीपत के हमारे तीनों युद्ध हैं हम देख चुके हैं। इसमें पहला युद्ध जो हुआ था 1526 में पहला युद्ध हुआ था। ये है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था हमारा 5 नवंबर 1526 ईस्वी में, जो कि अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। और जो तीसरा युद्ध था वो हमारा 1761 या 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी साम्राज्य के शासक थे। इन्होंने कई बार भारत पर आक्रमण किया और तीसरा युद्ध जो इनका हुआ वह मराठों के साथ 1761 में हुआ। तो अब हमने पीछे जो आक्रमण देखे हैं, चंगेज़ खां जो थे एक मंगोल थे, उन्होंने भारत पर कब आक्रमण किया ये आप देख सकते हैं। तो इन्होंने भारत पर आक्रमण कब किया आप ज़रा बताएं हमें। तो इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था 1221 से। उसके बाद इनके आक्रमण लगातार चलते रहे और 1327 तक इनके आक्रमण चले, मंगोलों के आक्रमण। तो चलिए अब अगला हम जो टॉपिक लेते हैं यूरोपियन आक्रमणकारी यानी ये यूरोपियन इन्वेडर्स। इन्वेडर्स की स्पेलिंग INVADORS, INVADERS, इन्वेडर्स। इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी। तो अब हम देखते हैं यूरोपियन आक्रमणकारी या यूरोपियन कौन कौन आए यहाँ पर। तो पहला हम बात करते हैं पुर्तगाली। तो सबसे पहले यूरोपियन जो आए थे हमारे इंडिया में आए थे पोर्तुगीज़।
पोर्तुगीज़ की स्पेलिंग है PORTUGUESE, पोर्तुगीज़। जो ये आए थे हमारे 1498 यानी 1498 में आए थे। इनमें आने वाले सबसे पहले जो थे वो थे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा की स्पेलिंग VASCO, वास्को, DA डा, गामा GAMA, वास्को डिगामा। ये पहले पुर्तगीज़ थे जो हमारी इंडिया में आए थे, ये यूरोपियन थे। दूसरे थे इसी में हमारे इनके बाद आने वाले थे 1502 और 1500 में। तो अब 1500 में देखते हैं पेड्रो अल्वारेस आए थे 1500 में। पेड्रो अल्वारेस इंडिया में आए थे और इन्होंने पहली फैक्ट्री इंडिया में लगाई थी। उसके बाद जो दूसरे थे वायसराय के रूप में आने वाले 1502 यानी 1502 में आने वाले थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कहते हैं इनको। स्पेलिंग है FRAN, फ्रांसिस्को CSISCO, फ्रांसिस्को। डा एल्मिडा ALMEDA, एल्मिडा। तो यहाँ पर जो 1502 में आने वाले वायसराय थे उनका नाम था फ्रांसिस्को डी एल्मिडा। तो उसके बाद और भी हमारे जो पुर्तगीज़ थे वो आने वाले, और कौन कौन थे? 1509 से 1515 में भारत के अंदर जो सबसे पहले बात करते हैं साम्राज्य स्थापित करने वाले किसका? पुर्तगीज़ का। पुर्तगाली का जो साम्राज्य था इंडिया में स्थापित करने वाले कौन थे? तो आप देख सकते हैं इसमें, तो ये थे फ्रांसिस्को डी एल्मिडा। तो अब ये आता है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? इंग्लिश में है द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया वाज फ्रांसिस्को डी एल्मिडा। तो ये जो एल्मिडा थे ये हमारे इंडिया में पुर्तगीज़ के संस्थापक थे। उन्होंने पुर्तगीज़ की नींव यहाँ पर डाली, पुर्तगालियों की नींव यहाँ पर डाली। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसका जो आने वाले थे वो थे डच जो भारत में आए थे वो आए थे 1602 में आए थे। उसके बाद आने वाले कौन थे? अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश। तो ये आए थे हमारा 1600 में। कब आए थे? 1600 में। तो इन्होंने यहाँ पर आकर एक कंपनी लगाई थी जिसको हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1600 यानी 1600 में, 1600। उसके बाद आए हैं यहाँ पर हैं डेनिस। कौन आए हैं? डेनिस आए हैं 1616 में, 1616 में। उसके बाद हैं हमारे कौन? फ्रांसीसी को कहते हैं फ्रेंच। तो फ्रेंच लोग कब आए यहाँ पर? 1664 में। कब आए हैं? 1664 यानी 1664 में। उसके बाद जो लास्ट में हमारे आए थे वो आए थे स्वीडिश, स्पेलिंग SWEDISH, स्वीडिश आए थे। वो 1731 में आए थे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और चलते चलते अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तो आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ये पता चले कि आखिर वीडियो में क्या क्या कंटेंट दिया गया है और वो आपके लिए कहाँ तक यूज़फुल है।
और लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करना बिल्कुल ना भूलें कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर का मतलब होता है सामाजिक सुधारक या समाज सुधारक। तो इनमें समाज सुधारकों में हम सबसे पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्त्री के बारे में। स्त्री के बारे में यहाँ पर देखिएगा, हमारे कुछ समाज सुधारक ऐसे हुए हैं जिन्होंने स्त्रियों के लिए विशेष कार्य किए हैं, जैसे कि उनकी शिक्षा के बारे में, बाल विवाह के बारे में, या फिर हमारा जो विधवा पुनर्विवाह होता है उसके बारे में भी इन्होंने अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं, डिसीजंस लिए हैं। तो इनमें स्त्रियों के लिए कार्य करने वाले या उनके आश्रम बनाने वाले कौन कौन हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं महादेव गोविंद रानडे। ये भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, साथ में पुनर्विवाह को इन्होंने अनुमति दी। और दूसरे थे हमारे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। और अगला जो नाम आता है हमारा, आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या नाम आता है हमारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इसके साथ ही अगला नाम है हमारा ज्योतिबा फुले। और उनकी जो मिसिज है सावित्री बाई फुले, उनका भी नाम इसमें उल्लेखनीय है। राजा राम मोहन राय भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने इनके लिए कार्य किया। तो कुछ ऐसी ही और भी लेडीजें हैं जिन्होंने इनके के लिए कार्य किया, हम उनका जिक्र बाद में करेंगे। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, या इन्हें आधुनिक भारत का पितामह कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत के भीतर अंग्रेजी प्रचार प्रसार पर जोर दिया, और यही वो थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लाने का प्रस्ताव लिया, ताकि हमारी जो भारतीय लोग हैं उनको अंग्रेजी शिक्षा के बारे में पता चले और वे अपना जो ज्ञान और विज्ञान है उसको आगे बढ़ाए। तो चलिए आगे इसके बारे में देखते हैं। जो हमारे विलियम बेंटिंक थे वो एक अंग्रेज आदमी थे, तो लेकिन उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को लाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन अब यहाँ की जो दयनीय स्थिति थी लेडीजों की, उसको देखते हुए उन्होंने कुछ कठोर कदम उठाए और साथ में उन्होंने कानून भी बनाए। और इनकी हेल्प करने के लिए एक थे जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। इन्होंने देखा कि जो हमारे भारतीय समाज के अंदर है बहुत सारी बुराइयां फैली हुई है। सबसे पहली बुराई थी कि जो लेडीज या कोई भी स्त्री विधवा होती थी तो उसको उसके पति की चिता के साथ ही जला दिया जाता था, तो जिसे हम कहते हैं सती प्रथा। तो जो ये सती प्रथा थी ये बहुत गलत थी, और साथ में यहाँ पर स्त्री की जो शिक्षा थी उस पर भी इतना जोर नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पर सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए 1829 को यहाँ पर एक कानून पारित किया गया जिसमें सती प्रथा को बंद करने का आदेश था। दूसरा, जो राजा राम मोहन राय थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मतलब कि वे उसके अगेंस्ट थे, मतलब कि वे कभी भी उसके बारे में नहीं कहते थे कि आपको मूर्ति पूजा करनी ही चाहिए। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की। तो जो हमारे राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 1830 का समय था, 1830 का एक ऐसा समय था जब राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, और ये इसको उपाधि देने वाले थे मुगल शासक अकबर द्वितीय, जिन्होंने इनको 1830 में राजा की उपाधि दी। उसके बाद 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। ये पहले भारतीय थे जिनकी मृत्यु बाहर विदेश में हुई थी। तो राजा राम मोहन राय कौन थे? ये एक ऐसे भारतीय थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। आगे देखते हैं आत्मीय समाज की स्थापना। आत्मीय समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की।
तो 1814 से लेकर 1815 के बीच में इस समाज की स्थापना की गई, जिसे हम कहते हैं आत्मीय समाज। तो इसको आप एक आसान तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारे राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। जैसे कि राम और मोहन, इनका जो संबंध है वो किससे है? ब्रह्म से है। ब्रह्म यानी ब्रह्मा से है, तो इसीलिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और यहाँ पर एक चीज़ और भी हमें देखने को मिलती है कि आत्मा आत्मा का जो मिलन होता है वो किससे होता है? परमात्मा यानी कि मोहन से होता है, कृष्ण से होता है, राम से होता है। तो इसीलिए इन्होंने आत्मीय समाज की स्थापना भी की। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, हमारा विषय है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती कौन थे? तो ये एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो दयानंद सरस्वती कौन थे? ये आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, ए बुक रिटन बाई दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश। और उन्होंने एक स्लोगन यानी कि नारा दिया, जिसका हिंदी में कहते हैं वेदों की ओर लौटो, या रिटर्न टू वेदा, RETURN, रिटर्न टू TO2 वेदास, VEDAS, रिटर्न टू वेदास। तो फिर उसके बाद अगला जो हमारे समाज सुधारक हैं वह है आत्माराम पांडुरंग। कौन है? आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग जो थे वो 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की इन्होंने? प्रार्थना समाज की स्थापना की। क्योंकि आत्मा का जो संबंध होता है वो परमात्मा से होता है। परमात्मा का संबंध कैसे हो सकता है? वो होता है प्रार्थना के माध्यम से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की? वो की थी हमारे प्रार्थना समाज की। कब? 31 मार्च 1867 को। 31 मार्च 1867 को। उसके बाद जो अगले हमारे समाज सुधारक है वो है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आप देख सकते हैं यहाँ इनके नाम में सबसे पहले क्या आया है? स्वामी और विवेक आनंद। कि किसी भी स्वामी यानी किसी भी व्यक्ति को आनंद तब आता है जब उसके स्वामी कौन होते हैं? राम या कृष्ण होते हैं। तो आप समझ सकते हैं, याद रखने का जो सिंपल तरीका है, स्वामी विवेकानंद माने विवेक और आनंद आदमी को तभी प्राप्त होता है जबकि उसके स्वामी कौन होते हैं? राम कृष्ण। तो इसका मतलब है कि जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वो भी कब? 1 मई 1897 को। 1 मई 1897 को 1897 में की। और ये कहाँ पर की है? बेल्लूर में। बेल्लूर एक मठ है जहाँ पर इन्होंने इसकी स्थापना की। और फिर बाद में 1902 का एक वो समय था जब इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई, और ये मृत्यु हो गई। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इसमें और भी देखते हैं इनके बारे में कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे ये पहले एक ऐसे भारतीय थे जो अमेरिका में धार्मिक सम्मेलन हो रहा था, तो उन्होंने उसमें जाकर पार्टिसिपेट किया। और ये जो सन था वो था 1893, 1893 में स्वामी विवेकानंद विदेश गए धार्मिक सम्मेलन में। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ पर, तो ये वहाँ पर गए। और ये कहाँ पर गए थे? अमेरिका के भीतर, यानी अमेरिका में एक जगह है जिसको हम कहते हैं शिकागो। क्या है? शिकागो में ये गए थे और इन्होंने धार्मिक सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखेंगे। अब देखते हैं हम अपने अगले समाज सुधारक जिनका नाम है ज्योतिबा फुले। तो जो ज्योतिबा फुले हैं इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 यानी कि 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। अब जब वे 12 साल के थे तो उनकी जो शादी है वो सावित्री बाई फुले से हुई। ये एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने
स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत जमकर काम किया और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। तो गुलामगिरी एक पुस्तक है जो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक के अंदर जो अमेरिका में गुलाम थे उनके साथ जैसा व्यवहार हो रहा था ये उसके बारे में लिखी गई है। तो जो इनकी पत्नी है सावित्री बाई फुले, उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए कार्य किया, इसीलिए उनको कहा जाए तो वो जो सरस्वती देवी है, सावित्री यानी सरस्वती देवी, वो शिक्षा की देवी के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी आती है कि जो हमारे ज्योतिबा फुले थे उन्होंने एक चीज़ की और भी स्थापना की थी जिसको हम कहते हैं सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज मतलब कि जो सत्य का भी शोध करे, ऐसा समाज की इन्होंने स्थापना की। तो यहाँ पर हम आपको 4 स्त्रियों के नाम बताएंगे जो कि विशेष जानी जाती है स्त्री शिक्षा के लिए और उनके पुनरुत्थान के लिए। तो चलिए यहाँ पर है सावित्री बाई फुले सबसे पहली स्त्री है जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए कार्य किया। उससे पहले किसी भी स्त्री ने स्त्री शिक्षा के लिए कार्य नहीं किया। दूसरी थी फातिमा शेख, ये उनकी सहेली थी या इनके साथ काम करने वाली स्त्री थी जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए कार्य किया, क्योंकि किसी भी समाज में पहले स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और उसके बाद है ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे भी एक स्त्री है जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए कार्य किया। और अगली है हमारी पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने तो यहाँ तक कि इन स्त्रियों के लिए जो विधवा स्त्री होती थी या जो स्त्रियां पढ़ना चाहती थी उनके लिए एक सदन यानी हाउस का भी निर्माण इन्होंने कराया था। तो जो सावित्री बाई फुले है और फातिमा शेख है, इन्होंने 1831 से लेकर 1897 तक स्त्री शिक्षा के लिए कार्य किया और ये हमेशा जीवन पर्यंत उन्हीं के लिए कार्य करती रही। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो हमारा सत्य शोधक समाज है उसकी स्थापना किसने की है, तो ज्योतिबा फुले ने की है। किसने की है? ज्योतिबा फुले ने की है। स्त्री शिक्षा के लिए काम करने वाले कौन कौन हैं, तो वह है सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। और उसके बाद अब और भी देखते हैं हम स्त्रियों के उत्थान के लिए काम करने वाले कौन कौन हैं। महादेव गोविंद रानाडे हैं, आत्माराम पांडुरंग हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, राजा राममोहन राय और एक अंग्रेज है जिनका नाम है विलियम बेंटिक। तो फिर अब इसमें देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन है? राजा राममोहन राय। फिर उसमें आत्मीय समाज की स्थापना की, तो आत्मीय समाज की स्थापना भी करने वाले कौन है? ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले ही हैं जिसने हम कहते हैं राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि देने वाले कौन थे? मुगल शासक अकबर द्वितीय थे। ठीक है, और ये कब दी थी इन्होंने? 1830 में। इनकी मृत्यु कब हुई है? 1833 में। और साथ ही में अब ये आता है कि इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, एक पुस्तक को लिखा जो कि 1820 में लिखी गई। वो था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की। उसके बाद है हम देखते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने जिस समाज की स्थापना की उसका नाम था आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो हम देख सकते हैं कि जो आर्य समाज की स्थापना हुई वह उस समय हुई जब दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी और साथ में उन्होंने यहाँ पर एक स्लोगन दिया, रिटर्न टू वेदास, रिटर्न टू वेदास। अगला देखिएगा हमारा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग के बारे में हमने देखा था कि इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। जैसे हमने तरीका बताया कि याद करने का सिंपल तरीका इसका क्या है, उसी तरीके से आप इसको याद करेंगे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन, तो कौन थे वो? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है
कि स्वामी विवेकानंद, मतलब कि आदमी को विवेक और आनंद तब आता है कि जब उनके जो स्वामी कौन होते हैं, राम और कृष्ण होते हैं। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, वेलूर मठ में। उसके बाद है कि हमारा 1893 में स्वामी विवेकानंद ने पहली बार जो विदेश में धार्मिक सम्मेलन हो रहा था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो कि अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में एक जगह शिकागो, जहाँ पर ये हुआ था। उसके बाद 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।